आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स अकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और 15 मिनट शो में हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न तो महत्वपूर्ण होगा ही, विश्लेषण शानदार होगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय शासन का प्रयोग किया गया है। संघीय शासन का प्रयोग किया गया है किस अनुच्छेद में, आपको बताना है कि संघीय शासन का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में, कि 2 में, कि 4 में, कि इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चूंकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन ऑफ, न कि फेडरेशन शब्द का, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। जिसका मतलब होता है हाँ, राज्यों का संघ जो है, राज्यों का संघ। भारतीय राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत से अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 में राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है, राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है, गठन का प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 4 में राज्यों के गठन जो है 2 और 3 के तहत किया गया संशोधन, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। यानी इसके तहत नए राज्यों का जो गठन होता है और वह पावर राष्ट्रपति को है। तो अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि नए राज्यों का गठन जो है 2 और 3 के तहत किया जाएगा, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। अगला है कि किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, कि उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यपाल में संवैधानिक प्रमुख हैं, किसी को प्रदान नहीं की गई। विधि के समक्ष समानता से किसी को छूट प्रदान नहीं की गई है, और यह विकल्प डी हो जाएगा, विकल्प डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह कहाँ से लिया गया है, तो यह यूके से लिया गया है, विधि की समक्ष समानता यूके से लिया गया है। जबकि विधियों का समान संरक्षण यदि पूछा है कि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण यह लिया गया है, यह लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इससे पहले महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी एआईडीओ के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी के द्वारा लाया गया है, टारगेट बैच लाया गया है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसे विशेषज्ञ कक्षा संचालित करेंगे, तो बिल्कुल इस बैच से जुड़े, अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगला जो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करे कि उत्पादन और धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो। यह किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करे कि उत्पादन और धन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, उत्पादन का तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 ए में, कि बी में, कि सी में, कि डी में, 39 सी में, किसमें यह दिया गया है अनुच्छेद में किसमें यह दिया गया है। अनुच्छेद जो है 39 सी में दिया गया है, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। जबकि 39 ए की यदि हम बात करें तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है। निःशुल्क जो है, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख, कानूनी सहायता का उल्लेख है, विधिक सहायता का उल्लेख है, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख इसमें किया गया है, उल्लेख किया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है और कुछ जो है, कुछ का चुनाव होता है। तो कितने सदस्य जो है विधान परिषद, कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 1/6, 1/3, 1/12, 5/6। तो एक तो 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है, 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितने चुने जाते हैं। तो यह उत्तर आपका हो जाएगा बी, यानी बी, एमएलए द्वारा विधान परिषद के सदस्य कितने जो है विधानसभा के, यानी एमएलए के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये चुने जाएंगे। कितने चुने जाएंगे, 1/3 चुने जाएंगे। ये कितने चुने जाएंगे, ये 1/3 एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, एमएलए द्वारा। 1/3 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, 1/3 जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 ग्रेजुएशन जो किए होते हैं,
1/12 है जो बीए पास होते हैं, 3 साल पहले बीए की डिग्री मिल गई होती है उनके द्वारा। 1/12 जो है 1/12 जो है माध्यमिक शिक्षक के द्वारा भेजे जाएंगे, माध्यमिक शिक्षक के द्वारा, माध्यमिक शिक्षक के द्वारा ये भेजे जाएंगे, शिक्षक के द्वारा जो है। और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 जो है 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 इनको चुनाव नहीं लड़ना है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे और ये विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने वेतन भत्ते भारत का संचित निधि प्रभारित शामिल है? निम्नलिखित में से किसके वेतन भारत के संचित निधि पर, यहाँ पर भारत के संचित निधि पर वेतन भारित होता है? महान्यायवादिका के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, प्रधानमंत्री की नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग कहते हैं, किसका वेतन आधारित होता है? तो यह वेतन आधारित होता है, कैग का वेतन आधारित होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, जबकि उच्च न्यायालय न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। इसका वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन जो है नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, पेंशन दिया जाएगा भारत के संचित निधि से द्वारा, परंतु हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पेंशन दिया जाता है भारत के संचित निधि से, परंतु वेतन दिया जाएगा यह राज्य के संचित निधि से। प्रधानमंत्री तो इसमें जो है कैग का वेतन दिया जाएगा भारत के संचित निधि से। विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। क्या होता है? सार्वजनिक धन का यह संरक्षक होता है, धन का संरक्षक होता है यह। जितने घोटाले होते हैं वो सब उजागर करना इसका कार्य है। अगला प्रश्न की प्रशासनिक अधिकरणों का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रशासनिक अधिकरणों का उपबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? आपको बताना कि प्रशासनिक अधिकरणों का उपबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रशासनिक अधिकरणों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 223A में किया गया है। 223A में इसका उल्लेख किया गया है। 223A में प्रशासनिक अधिकरणों का उल्लेख किया गया है। विकल्प सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जबकि भारतीय संविधान की बात करें तो यह क्रमानुसार 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में जो है क्रमानुसार जो है 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल है, अनुच्छेद है। जबकि 22 भाग है, पार्ट है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। 12 जो है शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। उत्तर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उत्तर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी एडीओ के लिए ऑफिसर्स अकेडमी टारगेट बैच लाया, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, 0 लेवल से 15 टेस्ट भी फ्री में है। इस बैच से जुड़े अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग की स्थापना की गई है? SC ST के लिए आयोग की, SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की बात जहां तक है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जहां तक बात है, यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो की जाएगी वह किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? अनुच्छेद 238A के तहत की जाएगी। 238A के तहत स्थापना की गई। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। जबकि अनुच्छेद 330 में SC ST को आरक्षण प्रदान किया गया लोकसभा में। अनुच्छेद 330 की बात यदि हम करें, 330 की बात करें तो लोकसभा में SC ST को आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में SC ST दोनों को, SC ST इसको 84 दिया गया है, इसको 47 आरक्षण प्रदान किया गया है। 332 में विधानसभा में SC ST को आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। मौलिक कर्तव्य जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब समाविष्ट किया गया?
तो एक तो समाविष्ट किया जाएगा इससे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाविष्ट किया जाएगा। 51A में इसको समाविष्ट किया गया, भाग 4A में इसका उल्लेख है, और यह वर्ष 1976 का है। किस वर्ष का यह संशोधन है? तो वर्ष 1976 का है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया। समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया, अनुशंसा पर शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया। विकल्प सी करेक्ट उत्तर है। करेक्ट उत्तर है 76 में। अगला प्रश्न की राज्य सरकार का अंकेक्षण किसका विषय है भाई? यह राज्य सरकार का जो अंकेक्षण होता है यह विषय है, राज्य का विषय कि केंद्र का कि समवर्ती सूची का विषय? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह जो है केंद्र का विषय है। केंद्र का विषय है, चूंकि ये कैग संघ के साथ साथ राज्यों के वित्त पर भी नियंत्रण रखता है। यह संघ के साथ साथ जो है संघ के साथ साथ राज्यों के वित्त पर भी नियंत्रण रखता है। राज्यों के वित्त पर भी नियंत्रण इसका होता है। वित्त पर नियंत्रण होता है। राज्यों के वित्त पर भी नियंत्रण होता है। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी लाया गया, संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला यह विधेयक था। एक देश से कर के लिए लाया गया। इसका जो उल्लेख किया गया है वह जो है अनुच्छेद 279A में किया गया। अनुच्छेद 279 में एक देश एक कर के लिए जीएसटी को लाया गया वर्ष 2017 में। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है 2017 में। एक देश से कर के लिए विकल्प सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। एडीओ के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स के मिला है, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, विशेषज्ञ इसमें पढ़ाएगा, 15 टेस्ट भी इसमें आपको देखने मिलेगा। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसमें लोक लेखा समिति की, प्राक्कलन समिति की, सरकारी उपक्रम समिति की कोई नहीं इसमें से। तो इसमें जो आपकी सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा के इसमें सदस्य होते हैं, राज्यसभा के इसमें सदस्य नहीं होते हैं। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह बी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न की सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय करता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर जो है निर्णय किसके द्वारा जो है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का परामर्श है राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि इनके निर्वाचन से संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो किसके द्वारा निर्णय किया जाएगा? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ यह सेशन यहीं पर विराम लेता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।